Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we have already completed the Paleolithic age in the last video. हमने Paleolithic age खत्म किया पिछले वीडियो में and now in this video we will discuss threadbare about the Mesolithic age और मध्य पाषाण काल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आपको बताया था मैंने कि तीन फेजेस में है स्टोन एज या पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक एज और उसे ओल्ड स्टोन एज कह सकते हैं, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। इन तीनों फेजेस में मैंने बताया था कि जो पूरा पाषाण काल है यानी पैलियोलिथिक एज है वो भी तीन फेजेस में बटा हुआ है और दैट इज लोअर और अर्ली पैलियोलिथिक एज यानी निम्न पूरा पाषाण काल और मिडिल पैलियोलिथिक एज यानी मध्य पूरा पाषाण काल और अपर पैलियोलिथिक एज यानी उच्च पूरा पाषाण काल। तो इन तीनों को हमने खत्म कर लिया था इन द लास्ट वीडियो और मैंने बताया था कि जो अपर पैलियोलिथिक एज है वहां तक आते आते पहले दो फेजेज जो थे पैलियोलिथिक एज के, अर्ली पैलियोलिथिक एज और लोअर पैलियोलिथिक एज, वो हिम युग था यानी आइस एज था। दूसरा जो मिडिल पैलियोलिथिक एज वो भी आइस एज था और तीसरा जो अपर पैलियोलिथिक एज, वहां आते आते हमने देखा था कि आइस एज धीरे धीरे वहां खत्म हो जाएगा और फिर एक नए दौर की शुरुआत वहां से होगी। ठीक है, तो दिस मेसोलिथिक, उसके बाद हम मेसोलिथिक में इन कर जाएंगे। तो सो दिस मेसोलिथिक पीरियड और मध्य पाषाण काल इज अ ट्रांजिशनल फेज इन बिटवीन पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल एंड नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। तो ये जो है एक संक्रमण का काल है जिसके बीच में है कौन सा, मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल चूंकि बीच में है पूरा पाषाण काल के और नव पाषाण काल के यानी पैलियोलिथिक एज के और नियोलिथिक एज के, तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी जो पैलियोलिथिक एज से होंगी, पूरा पाषाण काल से होंगी और कुछ विशेषताएं आपको मिल सकती हैं जो कि नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज से होंगी। तो ये सब विशेषताएं आपको देखने के लिए यहां मिलेंगी। हिम युग खत्म होगा, आइस एज खत्म होगा, पैलियोलिथिक एज खत्म होते होते यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल खत्म होते होते, तो वहां से आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदलाव होंगे। ठीक है, ट्रांजिशनल फेज है मैंने कहा, वहां से बहुत कुछ बदलाव होंगे, होमो सेपियंस आएंगे। ठीक, उसके बाद क्लाइमेट जो होगा, आइस एज खत्म होगा तो क्लाइमेट जो होगा दैट विल बी वार्मर। ठीक है, पहले के मुकाबले अपेक्षाकृत वो गर्म होने लगेगा। देन there will be climatic changes. ठीक है, and this climatic changes brought about the changes in flora and fauna. वनस्पतियों में, जीव जंतुओं में कुछ चेंजेस आएंगे, अपेक्षाकृत छोटे होने लगेंगे ये जीव जंतु और वनस्पति। तो इनके हिसाब से जो टूल्स होंगे वो भी छोटे हो जाएंगे यानी टाइनी टूल्स एंड टाइनी एनिमल्स, तो उस हिसाब से ये टूल्स भी छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कहानी मेसोलिथिक एज में चलेगी। क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, हम इस क्लास में थ्रेडबेयर एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, मेसोलिथिक एज की बात कर रहे हैं, यानी कि मध्य पाषाण काल, और ये बीच का पीरियड है, टाइम पीरियड 10,000 BC टू 8,000 BC। ये इसलिए क्योंकि हमने बताया था कि आपको जो पैलियोलिथिक फेज होगा वो 5 लाख BC टू 10,000 BC तक होगा। देन 10,000 BC टू 8,000 मेसोलिथिक हो जाएगा मध्य पाषाण काल, और देन 8,000 टू 6,000 नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण काल। लेकिन इसे आप स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे, किताबों में अलग अलग है,
हमें यहाँ पर एक चूंकि टाइम पीरियड लेके चलना है पढ़ाते वक्त, इसलिए हमने इसे लिखा हुआ है। टाइम पीरियड को लेकर चिंता नहीं करनी है क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा। आपको जो ध्यान देना है कि इन तीनों फेजेज में क्या क्या हुए और क्या क्या विशेषताएं थी, यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, इन्हीं चीजों पर आपको ध्यान देना है। तो हमने एक टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेट ले लिया 10,000 BC टू 8,000 BC। कई किताबों में यहाँ पे 9,000 BC भी मिल सकता है, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि टेंशन में मत रहिएगा, क्योंकि ये चीजें जो है ना आपको हर किताब में अलग मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये चूंकि संक्रमण काल था, संक्रमण काल में मैंने कहा ट्रांजिशनल फेज है, तो कुछ विशेषताएं तो होंगी ही होंगी पीछे की, यानी कि पैलियोलिथिक एज की, यानी कि पूरा पाषाण काल की। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में हमने ये तो देखा था कि फिशिंग थी, हंटिंग थी, फूड गैदरिंग थी, यही थी उसमें। इंसान शिकार करता था, खाता था, मछली पकड़ता था, खाता था। ठीक है, फूड इकट्ठा करता था, खाद्य संग्राहक था, कंदमूल, फ्रूट्स, ये सब चीजें खाता था। तो ये चीजें तो थी ही, लेकिन यहां पर दो बातें जो हैं वो अलग करेंगी। क्लाइमेटिक चेंज तो है, क्लाइमेटिक चेंज, दो बातें क्या अलग करेंगी मेसोलिथिक एज को पूरा पाषाण काल से, वो करेंगी। एक तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि पशुपालन शुरू हो जाएगा, और दूसरा फायर, आग की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, यहां पर एक बात समझिए कि डोमेस्टिकेशन तो है, लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कहीं एग्जाम में आ जाए कि यहां पर व्यापारिक रूप से यानी कॉमर्शियल यूज पशुओं का, एनिमल्स का शुरू हो गया था। नहीं, ये ध्यान रखना है, सिर्फ यहां पर पाले जाते थे। कॉमर्शियल यूज जैसे कि कर्ड की बात हो गई, मिल्क की बात हो गई, या मीट की बात हो गई, वो कॉमर्शियल यूज होगा आपको नवपाषाण काल में। ठीक है ना, नियोलिथिक एज में। यहां सिर्फ डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये दो बातें जो हैं वो अलग करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि मेसोलिथिक एज का ये टाइम पीरियड है लगभग, और मेसोलिथिक एज में दो बातें जो है महत्वपूर्ण है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और फायर। वहां इंसान फिशिंग करता था पैलियोलिथिक एज में, पूरा पाषाण काल में हंटिंग करता था, शिकार करता था, और फूड गैदरिंग करता था, इतना ही तक शामिल था। यहां पे डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाएगा, पशुपालन शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें अलग करेंगे, और मौसम तो चेंज हो ही रहा है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस पे। देखिए, अब इसके बारे में सबसे पहली बात जो हमें जाननी है वो है सीएल कार्लाइल, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1867 एडी में, ठीक है, 1867 एडी में इन्होंने विंध्य रीजन में डिस्कवर किया था क्या, मेसोलिथिक टूल्स कुछ इन्होंने डिस्कवर किए थे। ठीक है, डिस्कवर्ड मेसोलिथिक टूल्स कहें, इंप्लीमेंट्स भी कह सकते हैं, टूल्स को औजार कह सकते हैं, उपकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में ये भी आप कह सकते हैं। तो ये इन्होंने डिस्कवर किया, और किस रीजन में, यहीं पे मैं लिख देता हूं, इन विंध्य रीजन। विंध्य रीजन को अगर आप देखें तो यहां पे मैं समझा देता हूं। देखिए, ये इंडिया का अगर नीचे वाला मैप हो गया ना, तो ये जो बीच का पार्ट है ये विंध्य रीजन हो गया। ठीक है ना, ये विंध्य रीजन हो गया। ये इंडिया का, अगर आपको दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ा इसे, ये देखिए जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूं। ये जो है, अगर ये मैंने, ये देखिए, ये यहां पे ये विंध्य रीजन है, बीच का जो पार्ट है ना, ये विंध्य रीजन है। समझ गए? तो इसी विंध्य रीजन में इन्होंने सीएल कार्लाइल ने 1867 एडी में इन्होंने कुछ मेसोलिथिक टूल्स इन्होंने डिस्कवर किए थे। ठीक है, और ये टूल्स जो थे ये छोटे टूल थे,
टाइनी टूल्स थे। लेकिन ये टूल्स कैसे थे? टाइनी टूल्स थे। टाइनी टूल्स यानी कि बहुत छोटे उपकरण, माइक्रो टूल्स, जिसको हम कह सकते हैं माइक्रो टूल्स। इसलिए इस रीजन से हम मेसोलिथिक एज को, ठीक है, इस टाइनी टूल्स की वजह से तीसरी बात जो आएगी तो हम इसे माइक्रो लिथिक एज भी कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर एग्जाम में आ जाए कि माइक्रोलिथिक एज किसे कहते हैं, तो मेसोलिथिक पीरियड को ही हम माइक्रोलिथिक एज कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था यहाँ औजार छोटे हो जाएंगे, एनिमल छोटे हो जाएंगे, सब पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ टाइनी टूल्स मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, सीएल कार्लाइल को आपको याद रखना है, ठीक है। जिन्होंने मेसोलिथिक टूल्स विंध्य रीजन में, मैंने विंध्य रीजन बता दिया किस एरिया में पड़ता है, वहां पे। अब जो है, अब हम समझते हैं टाइनी टूल्स की चर्चा हमने की। अब देखिए अगला परिवर्तन क्या है, मैंने ये बताया था कि देखिए अगला परिवर्तन आपको क्या मिलेगा यहां पे। जो ये टाइनी टूल्स है, अब औजार से जो बात निकल के आ रही है, उपकरणों से जो बात निकल के आ रही है कि औजार तो किस चीज के बनते हैं, पत्थर के बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां देखिए मैंने अभी बताया ट्रांजिशनल फेज था, कुछ विशेषताएं वहां से लेगा ये। तो देखिए उस समय जो टूल्स बनते थे, टूल्स बनेंगे किन किन चीजों के बनेंगे, देखिए ये टूल्स बनते थे, टूल्स कहें या उपकरण कहें, ये टूल्स बनते थे जो पत्थर इस्तेमाल होंगे। देखिए ये इस्तेमाल होंगे। पिछले जो पैलियोलिथिक एज था उसके पत्थर कौन कौन से थे, क्वार्टजाइट, ये सिर्फ लोअर पूरा पाषाण काल में यूज होता था। लेकिन अगर हम पूरे पाषाण काल की बात करें, पैलियोलिथिक, ओल्ड पैलियोलिथिक एज की बात करें, लोअर पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट, और पूरे पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण की बात करें, लोअर के बाद जैसे ही हम मिडिल में और मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज में जाएंगे तो वहां पे हमें क्या क्या और मिलेंगे स्टोन, वो मिलेंगे फ्लिंट, चर्ट, जेस्पर, जेस्पर। ये देखिए ये आपको कब थे, ये पैलियोलिथिक में थे, ठीक है। लेकिन ये जब मेसोलिथिक में आएगा तो ये खत्म नहीं होगा, ये तो रहेंगे ही, इसमें कुछ और स्टोन जुड़ जाएंगे। जैसे स्टोन कौन से जुड़ेंगे, देखिए स्टोन जुड़ेंगे स्फटिक, कार्नेलियन, ठीक है, फिर कैल्सिडोनी, कैल्सिडोनी, ठीक है, कैल्सिडोनी हो जाएगा। उसके बाद आपको आर्गेट, ये सब स्टोन्स यहां पे जुड़ जाएंगे औजार के लिए। अब फिर से समझिए, यहां पे क्वार्टजाइट सिर्फ आपको कहां था, ध्यान दीजिएगा पिछले वीडियो में, तो सिर्फ लोअर पैलियोलिथिक एज में यानी कि निम्न पुरा पाषाण काल में था। उसके बाद मिडिल में और मिडिल पुरा पाषाण काल और अपर पुरा पाषाण काल में फ्लिंट, चर्ट और जेस्पर भी आ गया। पूरे पाषाण पुरा पाषाण काल में, पूरे पैलियोलिथिक एज में ये पत्थर इस्तेमाल होंगे। लेकिन जैसे ही हम इसमें आएंगे तो इनके साथ साथ ये स्टोन भी जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये स्टोन इस्तेमाल हो रहे हैं। टूल्स ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, स्टोन्स फॉर टूल्स, उपकरणों के लिए जो इस्तेमाल होंगे। तो देखिए यहां तक कुछ विशेषताएं इसने ले ली, कहां से, पैलियोलिथिक एज से, ठीक है, पूरा पाषाण काल से, और इसमें ये जुड़ गया, यानी पीछे की कुछ विशेषताएं ले ली और इसकी अपनी विशेषता, दोनों मिल गई यहां नई विशेषताएं। जो टाइनी टूल्स थे, वो टाइनी टूल्स क्या क्या थे, देखिए क्या हो सकता है, ये ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगुलर बनाया जाता था, ट्रायंगुलर टूल्स हो जाएंगे, ठीक है। क्रिसेंट या ल्यूनैट,
क्रिजेंट हो जाएंगे, ट्रैपेजेस हो जाएंगे। ये क्या है? समलंब। ट्रायंगल है, क्रिजेंट है और ट्रैपेजेस समलंब है। अभी मैं बनाकर दिखाऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे बस एक इंट्रोडक्शन दिया है कि टाइनी टूल्स कैसे होंगे। देखिए इस तरह से हो जाएंगे ना, ये ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, क्रिजेंट आपको ऐसे हो जाएगा, नौचंद्राकार जिसको बोलते हैं, इस तरह से इसमें कुछ पॉइंट निकला होगा, ट्रैपेजेस ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज की तरह ट्रैपेजियम जैसे होता है, ये ट्रैपेजेस कहलाएंगे। ये औजार होंगे, ये टाइनी टूल्स होंगे। टाइनी टूल्स क्यों होंगे? क्योंकि जानवर छोटे होंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमने ये देख लिया कि ये क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिफरेंस थी और क्या क्या पिछले समय से यहां लिया गया। ठीक है, अब जो है कि ऐसे टूल्स क्यों बनाए गए, इसको समझने के लिए देखिए हम फिर चलते हैं पैलियोलिथिक एज में। और मैंने बताया था कि पैलियोलिथिक एज में हमने बताया था, पहले था अर्ली या लोअर, उसके बाद बताया था मिडिल और उसके बाद बताया था हमने अपर। ठीक है, यानी उच्च पूरा पाषाण काल। यहां आते आते मैंने बताया था कि एंड ऑफ आइस एज। अब एंड ऑफ आइस एज अगर है तो आपको पता है यहीं पे होमो सेपियंस भी आ गए थे। एंड ऑफ आइस एज का मतलब क्या है? एक तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, तापमान इंक्रीज करेगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा? चेंज इन क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज होगा। कैसा चेंज होगा भाई? एटमॉस्फेयर कैसा चेंज होगा? तो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा? एटमॉस्फेयर जो है ये हो जाएगा वार्म एंड ड्राई, ऐसा होने लगेगा। वार्म एंड ड्राई, ऐसा एटमॉस्फेयर होने लगेगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि चेंज इन क्लाइमेट ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। मैंने पहले ही कहा वनस्पति जो होंगे, ठीक है, जो एनिमल्स होंगे वो भी कंपैरेटिवली छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं। अब इसका रिजल्ट होगा क्या? टाइनी एनिमल्स, टाइनी एनिमल्स। ठीक है, मैंने क्या बताया? अपर पैलियोलिथिक एज, एंड ऑफ आइस एज। एंड ऑफ आइस एज में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, एटमॉस्फेयर वार्म एंड ड्राई होगा, फ्लोरा फौना में वनस्पतियों में चेंज होगा, अलग अलग स्पेसीज आ जाएंगी, वनस्पतियों की और एनिमल्स की स्पेसीज आएंगी, प्रजातियां आएंगी अलग अलग, और यहां छोटे छोटे एनिमल्स आ जाएंगे। तो जब छोटे एनिमल आ जाएंगे तो आपको बड़े टूल की आवश्यकता नहीं होगी। खरगोश को मारना है, चूहे को मारना है, इस तरह की बातें छोटे छोटे, जैसे मैं कह रहा हूं कि मारना है अगर, तो क्या कर सकते हैं आप? छोटे औजार का, छोटे इंप्लीमेंट्स का, छोटे टूल का, टाइनी टूल्स का इस्तेमाल करोगे। तो इसीलिए ये बनाया गया। और जो ये टूल्स बने, फिर यहां मैं मिटा देता हूं। देखिए टूल्स होंगे, वो भी टाइनी टूल्स होंगे। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, टाइनी टूल्स होंगे। और टाइनी टूल्स में क्या क्या चीजें हो जाएंगी? देखिए मैंने कहा था ट्रायंगल, तो इस तरह की चीजें हो जाएंगी। आप इसे ऐसे रख लो, आप इसे ऐसे रख लो, कैसे भी रख लो, ठीक है। उसके बाद क्रिसेंट हो जाएगा,
ठीक है, या ल्यूनैट्स हो जाएंगे, इस तरह के भी होते थे, नौचंद्राकार, ठीक है, इस तरह के भी होंगे, ठीक है। उसके अलावा ट्रेपेजेस हो जाएंगे समलंब चतुर्भुज की तरह, वहां मैंने लिख दिया था ट्रायंगल, ट्रायंगल, क्रिसेंट कह लीजिए या ल्यूनेट कह लीजिए, यहां पर ट्रेपेजेस इस तरह के होंगे, ठीक है। क्यों ऐसा होगा कि मैंने कहा एनिमल्स छोटे हैं, तो जब एनिमल छोटे हैं तो बड़े पत्थर को चलाने की जरूरत तो है नहीं। ये मान लीजिए कि कहते हैं कि भाई हमने उसको, कोई एनिमल खरगोश भाग रहा है, हमने ऐसे इसको ट्रायंगल को उठाया मार दिया, या फिर इसे उठाया मार दिया, या इसे उठाया मार दिया, तो जैसे ही हम मारेंगे तो यह संभावना रहती थी कि कोई ना कोई कॉर्नर, इसका एज, कोना जाके उस जानवर को लगेगा और उसे घायल करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ रहे होंगे। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, और इंपॉर्टेंट बात क्या हुई इस तरह के औजार से। अच्छा, इस तरह की चीजों को ना ये भी होता था कि हमने एक बड़े डंडे में फंसा लिया और यहां पे इसको लगा दिया, तो वो एरो का काम भी करेगा, ठीक है, तीर कमान की तरह भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें होंगी। तो यहां पर सबसे बड़ी जो बात हुई, यहां पे एक चीज निकल के आई, प्रोजेक्शन टेक्निक, प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र तकनीक। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस और इवन यूपीएससी में कि भाई प्रक्षेपास्त्र टेक्निक जो है वो किस पीरियड में आया, स्टोन एज का वो कौन सा फेज था, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रक्षेपास्त्र टेक्निक या प्रोजेक्शन टेक्निक जो है वो डेवलप हुआ मेसोलिथिक पीरियड में, और इसीलिए डेवलप हुआ क्योंकि छोटे जानवर थे, टाइनी एनिमल्स थे, तो टाइनी एनिमल्स के लिए इस तरह के टूल्स जो थे, इस तरह के उपकरण जो थे इस्तेमाल किए जाते थे फेंक के मारने के लिए, ठीक है। और एक चीज और आया यहां पे, ये भी आ चुका है एक बार मेसोलिथिक पीरियड में, एक तो ये आ गया और दूसरा बो एंड एरो, यानी कि तीर और वह कमान। इसी पीरियड में तीर और कमान का इस्तेमाल हुआ पहली बार, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आ चुका है एग्जाम में, ये भी आ चुका है। तो इस तरह से आपने समझा कि जो टूल्स होते थे वो टाइनी होते थे। टाइनी टूल्स किसके लिए, टाइनी एनिमल्स के लिए, छोटे एनिमल्स के लिए, इसीलिए इस एज को माइक्रोलिथ एज भी कहा गया। इस तरह के टूल्स होंगे, उपकरण होंगे, औजार होंगे, और इससे जब मारा जाएगा तो कोई ना कोई कोना जाके लगने की संभावना होगी, तो इसलिए इस तरह की चीजों को इस्तेमाल किया गया। और चूंकि फेंक के मारने की प्रथा चली, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन टेक्निक जो है, प्रक्षेपास्त्र टेक्निक, इसी पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में इसकी शुरुआत हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी बताया आ चुका है। और बो एंड एरो भी, तीर व कमान भी इसी पीरियड में शुरू हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि ये भी आ चुका है एग्जाम में। तो आपको इन दोनों पे बड़ी ध्यान देके चलना है, इस पे और इस पे। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो अब आगे हम जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखते हैं कि मेसोलिथिक साइट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। साइट्स तो बहुत हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम उनको देखेंगे। तो अब यहां से हम बात करेंगे मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल के इंपॉर्टेंट साइट्स के, महत्वपूर्ण स्थलों की बात करेंगे, ठीक है। जहां से कुछ चीजें निकली हैं, कुछ विशेषताएं हैं, जहां से कुछ उपकरण निकले या कुछ और निकले, नरकंकाल निकले, उन सब चीजों को हम देखते हैं, ठीक है। उनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो एक मैप के सहारे हम देखते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। मैं एक मैप बना देता हूं इंडिया का,
तो ये मैंने एक मैप बना लिया ऑलमोस्ट। ये मैप जो है ये एकदम एग्जैक्ट मैप तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ आपको इतना जरूर पता चल जाएगा कि हम किस लोकेशन पे हैं। ठीक है, तो ये हमने एक रफ मैप ड्राफ्ट कर लिया। ठीक है, अब यहां से आपको चूंकि सुविधा हो जाए लोकेशन को समझने में, इसलिए मैं मैप का सहारा ले रहा हूं। अब देखिए ये जो है ये है गुजरात। ठीक है, और यहां पर एक जगह है लंघनाज। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। लंघनाज। ठीक है, हिंदी में ना भी लिखूंगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है राजस्थान, और राजस्थान में देखिए ऑलमोस्ट ये राजस्थान, और राजस्थान में आपको दो साइट्स मिलेंगे। एक तो है बागोर और दूसरा होगा सांभर। ठीक है, सांभर दो हो गए। अब यहां से हम आ जाते हैं ये एमपी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा आजमगढ़। आजमगढ़ देखिए मैप आप बहुत जगह आप देखते होंगे कि आपने मैप देखा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहीं भी किसी का इस्तेमाल करके बोर्ड की जगह पे वो मैप बता दे रहे हैं, लेकिन वो अच्छी बात है, वो आप जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब तक खुद मैप बनाकर, ठीक है ना, इन चीजों को नहीं करेंगे तो आगे आपको बहुत घाटा होगा। क्योंकि जो भी लोग अगर हिस्ट्री से ले रहे हैं, अगर ऑप्शनल लेंगे जो लोग हिस्ट्री मेन के लिए वैकल्पिक सब्जेक्ट को लेंगे, वैकल्पिक विषय के रूप में लेंगे, वहां पे मैप की बहुत आवश्यकता होगी। और इवन यही नहीं, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, इवन जीएस में भी और हिस्ट्री में भी कई क्वेश्चन आपके कई जगह पे मैप के थ्रू आते हैं। तो मैप में बना बना के आप उन चीजों को लोकेट करना सीखो अभी से, नए बच्चों के लिए खासकर। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जो कर रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़। ठीक है, अब ये देखिए यहां से ये ऑलमोस्ट मैं ले लेता हूं, ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आपको प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यहां मैं लिख देता हूं रेड से ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रतापगढ़ जिला है। गढ़, चलिए छोटा पड़ जा रहा है, स्पेस थोड़ा कम पड़ जा रहा है, तो आप इसको मैं यहां लिखता हूं गढ़। बहुत क्लियर नहीं है लेकिन आप, मैंने बोल दिया है प्रतापगढ़, आप समझ लीजिएगा प्रतापगढ़। मैं इसे मिटा ही देता हूं, यह प्रतापगढ़, ठीक है ना, या बाहर लिख देता हूं कि यहां पे है, ऐसा कर देता हूं ना, यहां पे है एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 3 साइट्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? सराय नाहर,
ठीक है। दूसरा है सराय नहर, महादहा, महादहा, ठीक है। और तीसरा जो साइट होगा वो होगा दमदमा, ये है। और लंघनाज हो गया, सांभर, बागौर, आदमगढ़। और दूसरा एक और समझिएगा, यहां पर है विंध्य रीजन, जो कि बिल्कुल बीच से जाएगा, भारत के बीचों बीच जाता है विंध्य रीजन। देखिए विंध्य रीजन होगा, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, यहां से, ठीक है ना, विंध्य रीजन में यहां से आएगा, ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। ये जो है ना, ये विंध्य रीजन जाएगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, यहां पर ये विंध्य रीजन जा रहा है। और यहीं से आपको विंध्य पर्वत का क्षेत्र है, हाँ, विंध्य माउंटेन क्षेत्र है, ये रेंज है विंध्य एरिया। और विंध्य एरिया में ये पड़ेगा मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी, ठीक है। अब यहां पे 3 साइट्स मिलेंगे आपको। ये साइट्स होगा, एक होगा आपको लखैया, लखैया, लखैया के बाद आपको आएगा मोराहना पहाड़, मोराहना पहाड़। और यहां पर जो तीसरा होगा वो होगा बगलीखोर, ठीक है, बगलीखोर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, ठीक है। और यहां जो इंपॉर्टेंट है, हालांकि याद रखिएगा कि विंध्य रीजन में 3 क्षेत्र हैं, लखैया, मोराना पहाड़ और बगलीखोर। अब हम जान गए, देखिए राजस्थान में, ये राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान याद रखिएगा, यहाँ पे बागौर है और सांबर है, 2 इंपॉर्टेंट साइट। गुजरात में है एक लंघनाज, लंघनाज गुजरात में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 3 साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से बार बार सवाल आते हैं, यहां से आएंगे, यहां से आएंगे और यहां से आएंगे, ये सवाल बार बार आएंगे, इसलिए आपको इनको ध्यान देना है। डिटेल में अभी सारी विशेषताएं बताऊंगा, क्या क्या चीजें मिली हैं। सराय नहर, महादहा और दमदमा, 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद विंध्य रीजन में देखिए, यहां पर उत्तर प्रदेश में विंध्य एरिया में लखैया, अभी मैंने बता दिया है इसको। और मध्य प्रदेश में आदमगढ़, ठीक है, ये पड़ेगा आपको होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, और बागौर पड़ेगा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब हम एक एक करके सबकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सराय नहर से शुरू करते हैं। तो सराय नहर में देखिए, सराय नहर में हुआ है कि 37, यहां पे क्या मिला है, 37 ह्यूमन स्केलेटन, 37 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। और ये जो है इन ए वेरी बैड कंडीशन, बैड कंडीशन, यानी कि बैड कंडीशन का मतलब है कि छत विछत अवस्था में मिले हैं। और छत विछत अवस्था में मिलने का मतलब यह है कि 2 बातें यहां पे हुई हैं, कहा जाता है। या तो यहां पे सामूहिक नरसंहार हुआ है, मैस्कर जिसको बोलते हैं, मैस्कर का मतलब नरसंहार, संहार,
एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, नरसंहार, सामूहिक नरसंहार हुआ है यहां पर। और दूसरी बात, या तो एक्सटर्नल अटैक हुए हैं, ठीक है, दो बातें हुई हैं, बाहरी आक्रमण हुआ है या सामूहिक नरसंहार हुआ है। ये जो 37 नरकंकाल मिले हैं यहां पर, ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, इनको देख के ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही बैड कंडीशन में है, छत विक्षत अवस्था में है ये। तो ये सवाल यहां से बनता है कि वो कौन सा ऐसा मेसोलिथिक साइट है जहां पे एविडेंसेस मिले हैं किस चीज के, मैस्कर के, सामूहिक नरसंहार के, या बाहरी एग्रेशन के, बाहरी अटैक के। तो ये आपको आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल आ चुका है एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में आ चुके हैं इसे, ठीक है। तो ये बड़ी बात हुई है। दूसरी बात इसमें हम जो देखेंगे सराय नहर में, यहां मैं लिखता हूं, यहां पे एक ग्रेव है यानी कब्र है, ठीक है। वहां पे 4 नरकंकाल मिले हैं, यानी कि 4 persons डेड बॉडी वर बेरिड हियर, ठीक है ना। देखिए यहां पे, और एक बात और देखिए, ये ओवल शेप्ड होते थे, अंडाकार, तो ओवल शेप्ड होंगे, जो भी कब्र बनेंगे वो इस तरह के होंगे, और यहां पे 4 मिले हैं, ठीक है, ये 4 मिले हैं। फोर ह्यूमन स्केलेटन यहां पे मिलेंगे इस ग्रेव में, ठीक है। 4 कंकाल मिलेंगे, मानव कंकाल। तो ये बड़ी बात है। इट मीन्स कि 4 persons वर बेरिड इन, 4 डेड बॉडी वर बेरिड इन सिंगल ग्रेव, एक ही कब्र में उनको दफनाया गया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 4 लोगों का यहाँ पे नरकंकाल मिला है। उसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि यहाँ के, तो मैंने बताया कि ये ओवल शेप्ड होते थे, और सबसे बड़ी बात कि ये घर में ही बनाए जाते थे, जहां लोग रह रहे हैं वहीं पे दफना देते थे, और बहुत डीप नहीं बनाया जाता था कब्र, हल्का सा मिट्टी हटाया, वहां पे बॉडी रखा और फिर उसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया, ढक दिया। डीप नहीं बनाए जाते थे जैसे आजकल के कब्र बनाए जाते हैं, या बाद में भी बनाया गया कि डीप, बहुत डीप बनाए जाते थे ताकि उससे दुर्गंध ना आ सके, ठीक है, ऑफेंसिव स्मेल ना आए। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था, बस घर में ही दफना दिया, हल्का सा मिट्टी हटाया, बॉडी डाला और उसको ऊपर से ढक दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद यहां पे और क्या मिले हैं, यहां मिले हैं 8 यानी 8 गर्त चूल्हे, जिसे हम ट्रफ स्टोव भी कहते हैं अंग्रेजी में। 8 गर्त चूल्हे यानी कि ट्रफ स्टोव, TROUGH, ठीक है। स्टोव बोलेंगे, जमीन में गड्ढा करके चूल्हा बना दिया गया, और 8 एक ही जगह मिले। इसका मतलब कि वहां सामूहिक खाना बनता था, ग्रुप में लोग आके खाना बनाते थे, ये एक एविडेंस है। तो ये सराय नहर से आपको मिलेगा, ठीक है। और फाइनली यहां पे मिला है पिट प्रॉप, यानी कि, या पिट कॉलम कह ले आप उसको, ठीक है, पिट पिलर कह ले आप उसको, या ट्रफ पिलर कह ले, ट्रफ प्रॉप कह ले, कुछ भी कह ले, यानी गर्त स्तंभ इसको हिंदी में बोलेंगे, गर्त स्तंभ, ठीक है। यानी कि गड्ढे करके उसमें पिलर बनाए गए, स्तंभ लगाएंगे, और उसके ऊपर से कुछ डाल दिया गया उसको कवर करने के लिए। तो ये गर्त स्तंभ मिले हैं सराय नहर खान से। तो सराय नहर खान नहीं, सराय नहर से, सराय नहर का
की जो विशेषता है वो है 37 ह्यूमन स्केलेटन इन ए वेरी बैड कंडीशन, छत विक्षत अवस्था में मैस्कर का एविडेंस देता है या एक्सटर्नल अटैक का एविडेंस देता है। सवाल ये आ चुका है, एक ग्रेव मिलेगा जिसमें 4 लोगों का कंकाल मिलेगा, नर कंकाल मिलेगा, 4 ह्यूमन स्केलेटन, इसके अलावा 8 गर्त चूल्हे मिलेंगे, 8 गर्त चूल्हे मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ सामूहिक खाना बनता था और पिट प्रॉप यानी कि गर्त स्तंभ मिलेगा। तो ये सराय नहर की विशेषता है। तो अब हम देखेंगे महाधा। ठीक है, तो महाधा में देखते हैं कि क्या है। महाधा में पहली बात तो आपको टूल्स भी मिलेंगे मेसोलिथिक पीरियड के, प्लस कुछ ज्वेलरी भी मिलेंगे। मैंने शॉर्ट फॉर्म में ज्वेलरी लिख दिया यहाँ पे। और ये जो बने होंगे ना, ये दोनों बने होंगे बोन्स के, हड्डियों के। इसके अलावा जो ज्वेलरी मिलेगी वो ज्वेलरी आपको हॉर्न ऑफ डियर, हिरण के सींग से भी बनी हुई ज्वेलरी आपको महाधा में मिलेगी। तो आपके लिए एक सवाल बन जाता है फिर यहाँ पे कि कौन सी ऐसी जगह है जहां बोन्स के टूल्स और ज्वेलरी मिले, तो महाधा। और ज्वेलरी जो है वो हिरण के सींग के भी मिले तो महाधा। ठीक है, ये सवाल बनता है आपके लिए। उसके अलावा यहां पे आपको मिलेगा गर्त चूल्हे तो मिलेंगे ही। ठीक है, और ये बेसिकली जो ज्वेलरी है ना, इसमें हॉर्न ऑफ डियर का जो मिलेगा ये बेसिकली रिंग मिलेगा, छल्ले मिलेंगे ज्वेलरी में। ठीक है ना, छल्ले मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा महाधा में जो मिलेगा वो आपको मिलेंगे गर्त चूल्हे मिलेंगे। ठीक है, गर्त चूल्हे मिलेंगे। गर्त चूल्हे मिलेंगे। ठीक है, और फिर उसके अलावा मिलेगा आपको कपल बेरियल मिलेगा। कपल बेरियल देखिए, एक ही ग्रेव में, एक ग्रेव है, कब्र है, और उसमें क्या होगा, कपल बेरियल। इसको हिंदी में बोलेंगे युगल समाधान, युगल समाधान। ठीक है, युगल समाधान। पेयर में एक मेल होगा और दूसरी फीमेल होगी यहां पर। ठीक है, तो मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया गया है। युगल समाधान की बात कहां हो रही है, महाधा में। और इसमें देखिए ये है ईस्ट वेस्ट और ये है ईस्ट। तो वेस्ट में ये जो नर कंकाल मिले हैं मेल फीमेल के एक ही ग्रेव में, तो ये हेड होगा वेस्ट की तरफ, सिर होगा, और लेग होंगे ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि कपल बेरियल या युगल समाधान। ठीक है, इट मीन्स कि मेल एंड फीमेल इन ए सिंगल ग्रेव, एक ही कब्र में मेल और फीमेल के कंकाल जो मिले हैं वो मिला है, उसके एविडेंस मिले हैं महाधा से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सराय नहर में 4 कंकाल एक ही कब्र में, यहां मेल और फीमेल है, 2 कंकाल एक ही कब्र में। तो ये इंपॉर्टेंट बात महाधा को लेकर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दमदमा। ठीक है, तो दमदमा में क्या हो सकता है, देखिए दमदमा में हम इधर चलते हैं। दमदमा में देखिए 41 ग्रेव्स मिले हैं। ठीक है, और 41 कब्र मिले हैं, और इसमें नर कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन। तो
ऐसे लिख सकते हैं आप, मैं इसको जरा ठीक से लिख देता हूं, ह्यूमन स्केलेटन इन 41 ग्रेव्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक ग्रेव में मतलब एक कब्र में आपको तीन ह्यूमन स्केलेटन मिलेंगे। एक ग्रेव में, एक कब्र में 3 ह्यूमन स्केलेटन, फिर आपको 5 में कपल बेरियल यानी कि मेल फीमेल मिलेंगे, युगल समाधान, जैसे यहां पे 5 ग्रेव्स, 5 ग्रेव्स में आपको ये होंगे कपल बेरियल, ठीक है, मेल फीमेल होंगे। और 35 ग्रेव्स, 35 ग्रेव्स में 35 कब्र में सिंगल ह्यूमन का कंकाल मिलेगा, स्केलेटन मिलेगा। तो ये है इसका किसका था, ये दमदमा का, ये दमदमा का है, ठीक है। और उसके अलावा दमदमा में आपको वो तो मिलेंगे ही, पिकप्रॉक मिलेंगे, ठीक है, और आपको ये मिलेंगे, स्टोव मिलेंगे, ट्रफ स्टोव यानी कि गर्त चूल्हे दमदमा में आपको मिलेंगे। दमदमा में आपको दूसरी बात ये हो जाएगी कि यहां पे मैं लिखता हूं, ये दमदमा देखिए, यहां पे आपको गर्त चूल्हे मिल जाएंगे, चूल्हे, और गर्त ये भी मिलेंगे। गर्त चूल्हे यानी कि ट्रफ स्टोव, गर्त स्तंभ यानी कि पिट प्रॉप। तो ये आप देख लीजिए दमदमा। दमदमा में क्या क्या चीजें हो गई, ह्यूमन स्केलेटन इन 41 ग्रेव, 41 कब्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों 41 कब्र में ह्यूमन स्केलेटन मिलेंगे। एक कब्र 1 ग्रेव में 3 ह्यूमन स्केलेटन मिलेंगे, 3 नरकंकाल मिलेंगे, यानी 3 लोगों को दफनाया गया यहां पर। 5 ग्रेव में डबल मिलेंगे, कपल बेरियल है यानी कि मेल फीमेल है। और 35 ग्रेव, जो 35 कब्र हैं, उसमें सिंगल ह्यूमन का स्केलेटन मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि सराय नहर में जो स्केलेटन मिले हैं, एक ही कब्र में 4 लोगों को मिले हैं। आपको महादहा में एक कब्र में 2 लोगों के मिले हैं, जो कि युगल शवाधान है, कपल बेरियल है, हाँ, मेल फीमेल है वहां पे। और यहां पे दमदमा में एक कब्र है जिसमें कि 3 है नरकंकाल, 3 लोगों को दफनाया गया, 3 डेड बॉडी को। यहां 2 लोगों को जिसमें कपल बेरियल है, 5 ग्रेव ऐसे हैं जिसमें कपल बेरियल है, और 35 ऐसे हैं जहां पे सिंगल ह्यूमन स्केलेटन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से बार बार चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या कोई और पीसीएस एग्जाम हो, इन तीनों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें से जो जो चीजें मैंने बताई है उसी में से पूछे जाते हैं। अगर आपने ठीक से इसको देख लिया तो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बातें हो गई सारी। एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, सराय नाहर और महादा ये अर्लीस्ट साइट है मेसोलिथिक पीरियड के, अर्लीस्ट, ये अर्लीस्ट साइट्स है, प्राचीनतम
प्राचीनतम, ठीक है ना, हिंदी में प्राचीनतम, वैसे अर्लीस्ट। और सबसे प्राचीनतम है, आपको पहले 1 नंबर पे आएगा सराय नहर और 2 नंबर पे आएगा महाधा। तो ये दोनों प्राचीनतम साइट्स हैं, यानी कि अर्लीस्ट साइट्स हैं। अब क्वेश्चन अगर आता है और क्वेश्चन में सराय नहर नहीं है तो महाधा आप डाल देंगे, लेकिन अगर महाधा नहीं है तो सराय नहर डाल देंगे, सराय नहर नहीं है खाली महाधा है तो महाधा। लेकिन अगर दोनों है एक ही ऑप्शन में तो फिर आपका आंसर अर्लीस्ट साइट जो होगा, प्राचीनतम साइट मेसोलिथिक पीरियड का, ये सराय नहर होगा। यानी मध्य पाषाण काल का प्राचीनतम साक्ष्य जहां से मिलेगा वो स्थल, प्राचीनतम स्थल जो होगा वो सराय नहर का नहर होगा। तो सराय नहर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपको महाधा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कहां पे, लंघनाज। लंघनाज में देखिए यहां पे आपको लंघनाज में मिलेगा मेरे ख्याल से 14, हाँ यहां पे मिलेगा 14 ह्यूमन स्केलेटन, गुजरात में है लंघनाज, ठीक है। और उसके बाद आपको यहां पे लखैया में 17 ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। 17 ह्यूमन स्केलेटन, कितने कितने हैं यहाँ पे, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन है। और उसके बाद लंघनाज में और कुछ मिल सकता है आपको। लंघनाज में आपको इसके अलावा एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया टाइनी टूल्स आपके मिलेंगे, माइक्रोलिथ जिसको बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा 8 गर्त चूल्हे यहां भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको लंघनाज की बात हो गई, इंपॉर्टेंट है लंघनाज, लखैया और लंघनाज। इसके बारे में बस जान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश के विंध्य एरिया में उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। और ये 3 इंपॉर्टेंट साइट हैं, जिसमें लखैया के बारे में हमने बता दिया 17 स्केलेटन है। सराय नहर में कितने थे, सराय नहर में 37 थे। उसके बाद यहाँ पे आपको 17 है लखैया में, यहाँ पे आपको 14 है। और 41 जो हैं ग्रेव मिले नरकम काल वाले, वो मिले आपको दमदमा में, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। उसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बच गई, 3 बच गई। आदमगढ़, देखिए नोट करते रहिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आदमगढ़, ये जो आदमगढ़ है ये, और ये जो बागौर है राजस्थान में, बागौर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के, आदमगढ़ जो है ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश की। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और बागौर में भी यही होगा, देखिए बागौर में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ केशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। बागौर में ध्यान दीजिएगा, ये बागौर में और आदमगढ़ में, इन दोनों जगहों पर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखिए यहां आदमगढ़, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन में लिख देता हूं हिंदी में भी, पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे प्राचीनतम, यहां भी मिलेंगे पशुपालन के साक्ष्य, बागौर में पशुपालन, पशुपालन के साक्ष्य यहां भी मिलेंगे। यानी कि बागौर राजस्थान में अर्लीस्ट एविडेंस है,
पशुपालन का, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, और उसके अलावा आपको आदमगढ़ मध्य प्रदेश में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन का। ध्यान ये रखना है कि सिर्फ पशुपालन की शुरुआत होगी मेसोलिथिक पीरियड में। मैंने पहले भी बताया है शुरुआत में इस वीडियो के कि जो कमर्शियल यूज होगा, जो व्यापारिक इस्तेमाल होगा, वो जाके नियोलिथिक एज में होगा। ठीक है, अब एक बच गया सांभर, ये भी राजस्थान में है, और इसमें सांभर की अगर बात करें तो यहां पर देखिए ये जो है ना, थोड़ा सा मैं यहां पे इसे मिटा देता हूं ताकि स्पेस बन जाए। ये देखिए सांभर, तो यहां पर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि वनस्पति आप कह सकते हो, वनस्पति के अर्लीस्ट एविडेंस। तो इस तरह से सांभर में जो है राजस्थान में अर्लीस्ट एविडेंस मिलेगा किस चीज का, प्लांट्स का, यानी वनस्पति के। तो इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट साइट्स यानी महत्वपूर्ण स्थलों को हमने पढ़ा मेसोलिथिक पीरियड के। ये जो पोर्शन है आपको सरायनहर, महादहा, दमदमा, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। एग्जाम में बार बार यही से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा आदमगढ़ को आपको देखना है, बागौर को देखना है जहां अर्लीस्ट एविडेंस मिले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के, लंगनाज और इसको लखैया, लंगनाज और लखैया, इन साइट्स को आप बेहतर ढंग से देखें और बार बार देखें, इसी से सवाल आते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और बार बार इसको देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो किसी भी सवाल का आप जवाब दे देंगे। अगर मेसोलिथिक पीरियड से कोई क्वेश्चन बनता है तो सारे क्वेश्चंस को मैंने बता दिया है। तो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। अब हम नेक्स्ट जो जाएंगे वो जाएंगे नियोलिथिक पीरियड में, जहां एक बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे, जहां ह्यूमन जो है एक फूड प्रोड्यूसर बन जाएगा, और इसीलिए इसे क्रांति का भी नाम दिया गया। हाँ, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा गया, नवपाषाण क्रांति कहा गया। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।